हेलो एंड वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अभी तक हमने कंपाइलेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा पढ़ा है। किसी स्टूडेंट ने पूछा था सर हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। देखिए, जब मैंने आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा को कभी कभी हम कंपाइलेशन ऑफ डेटा भी कहते हैं, इसलिए हमने कंपाइलेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सवाल खड़ा करेंगे कि सर ये हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है। देखिए बेटा, पीए के सिलेबस में भी ये चीज़ मेंशन नहीं थी, लेकिन वहाँ पे इसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने वहाँ पे ब्रीफ ओवरव्यू दिया था उसका, और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स वर एबल टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। इसलिए मैं यहाँ पे इसको 2 लेक्चर में ख़त्म करना चाहता हूँ, ताकि कल अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप सुकून से वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वहाँ पे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या होता है? आपने देखा होगा छठी सातवीं जमात में अक्सर आपके पास कुछ ग्राफ पेपर्स वगैरह रहते हैं, जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस रहते हैं। वहाँ पे आप कोई भी ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं ग्राफ पेपर। उस पे हम कभी कभी ग्राफ्स ड्रा करते हैं। अगर हम डेटा को इस ग्राफ की सूरत में रिप्रेजेंट करते हैं, उससे हम कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। यहाँ पे आपके पास डेटा टेबल दिया गया होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मार्क्स और स्टूडेंट्स का के वर्सेस कुछ डेटा दिया गया है, तो इसको आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ पेपर पे। इससे हम कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा ऑन ग्राफ पेपर इन द फॉर्म ऑफ लाइंस एंड कर्व्स। ठीक है, लाइंस एंड कर्व्स की सूरत में जब हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पेपर पे, उसे हम कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने दो चीज़ों का इस्तेमाल किया है, दो वर्ड्स का, एक लाइंस एक कर्व्स। कर्व वो चीज़ होता है जो हम फ्री हैंड से ड्रा करते हैं, ठीक है, बिना स्केल के जब हम किसी चीज़ को ड्रॉ करते हैं उसे हम कहते हैं कर्व। लेकिन लाइंस हमारे पास हमेशा स्ट्रेट होती है, ये हम स्केल के थ्रू ड्रॉ करते हैं। चलिए, तो जब भी हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइंस एंड कर्व्स ऑन ग्राफ पेपर, इट्स कॉल्ड द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। क्लियर, सिंपल। इसके मेरिट्स क्या है, फायदे क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के? सबसे पहले, इट सिंप्लीफाइज द कम्प्लेक्स डेटा। हमारे पास जो कम्प्लेक्स डेटा होता है इन द फॉर्म ऑफ डेटा टेबल, उसको हम एक छोटे से ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हेल्प्स इन फोरकास्टिंग। ये मुझे फोरकास्टिंग में भी मदद करता है, यानी कि प्रिडिक्शंस वगैरह अगर मुझे करनी होगी तो यहाँ से मैं प्रिडिक्शंस कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे कोई ग्राफ ड्रा किया, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ, यहाँ तक मैंने ग्राफ ड्रा किया, अगर मैं इस ग्राफ को आगे एक्सटेंड करूँ तो मुझे यहाँ पे पता चल सकता है कि एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट पे ये मीट करता है। तो यहाँ पे आगे वाला पॉइंट मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ या फोरकास्ट कर सकता हूँ। ऐसी फोरकास्टिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है मुझे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट इज वेरिएशन इन द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, कि वैल्यू में कितना वेरिएशन आ जाता है। अगर ये जो वैल्यूज अगर ये स्मूथ जाता है लाइन, इसका मतलब ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है, यूनिफॉर्म वेरिएशन है। अगर ये ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, इसका मतलब है नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, एक तरह से ये बढ़ता नहीं है, एक तरह से ये घटता नहीं है। ठीक है, अगर यूनिफॉर्मली जाता हो तो ज़्यादा उसमें चेंज नहीं आता, ये स्मूथली जाता है कर्व ऊपर। चलिए, ये वेरिएशन हमें पता चलता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। इसके डिमेरिट्स क्या है, नुकसानात क्या है इसके? सबसे पहले, प्रीसाइज वैल्यूज आर नॉट शोन। यहाँ पे प्रीसाइज वैल्यूज नहीं शो किए जाते हैं, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यूज आपको नहीं मिलते हैं, बल्कि आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलते हैं। नेक्स्ट, मे गिव रॉन्ग प्रोडिक्शंस। इसमें कभी कभी रॉन्ग प्रोडिक्शंस भी हो सकते हैं। देखिए कैसे, जब आपके पास यहाँ आपने कोई ग्राफ ड्रा किया, आपने इसको एक्सटेंड करके कोई और वैल्यू प्रेडिक्ट किया, दूसरा वैल्यू यहाँ पे प्रेडिक्ट किया। ठीक है, ग्राफ हम कैसे ड्रा करते हैं पहले मैं आपको बताऊंगा। देखिए, यहाँ पे मेरे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स मैंने रिप्रेजेंट किए इक्वेशन के थ्रू, जो मेरे पास कोई मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ये डेटा टेबल से, तो मैंने इनको ज्वाइन करके फ्री हैंड से मुझे मैंने एक ग्राफ बनाया, एक कर्व बनाया। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ तो यहाँ पे मैं कोई वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। लेकिन ये पॉसिबल है कि जो मैंने प्रिडिक्शन की है ये गलत भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि मैंने फ्री हैंड से एक ग्राफ बना लिया। यही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मे गिव रॉन्ग प्रिडिक्शंस एंड डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट। अगर हम प्रिडिक्शंस कर भी लेते हैं, बट इट्स नॉट अ लेमन्स जॉब। ठीक है, ये कोई एरा गरा बंदा नहीं कर सकता है। इट नीड्स क्वाइट एक्सपर्टीज इन, जो इंजीनियर्स वगैरह होते हैं, जो ग्राफिक्स के साथ डील करते हैं अक्सर, वो ही इसमें से एग्जैक्ट या अप्रॉक्सीमेट प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, ये थे कुछ डिमेरिट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के। अब आपको मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ यहाँ पे कि ग्राफ और डायग्राम में क्या फ़र्क है। अक्सर हम इन दोनों चीज़ों को सेम समझते हैं, बट दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। सी, द फर्स्ट डिफरेंस इज, ये जो हमारे पास ग्राफ होता है, ग्राफ इज रिक्वायर्ड, सॉरी, ग्राफ पेपर इज रिक्वायर्ड फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सॉरी, जब हमें ग्राफ बनाना होता है तो इसके लिए हमें ग्राफ पेपर की ज़रूरत पड़ती है। ग्राफ पेपर मैंने आपको बताया, जो हमारे पास वो नोटबुक होती थी जिसमें एक साइड में ग्राफ
पेपर रहता था, इसमें ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस रहती थी, तो इन पे हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं, इसे हम ग्राफ पेपर कहते हैं। लेकिन डायग्राम बनाने के लिए मुझे किसी भी ग्राफ पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं किसी प्लेन पेपर भी कोई डायग्राम बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई फ्लावर बना लिया इस तरह, तो इसको मैं डायग्राम कहूँगा, इसको मैं ग्राफ नहीं कहूँगा। लेकिन जब मैं ग्राफ पेपर पे कोई ग्राफ ड्रा करता हूँ यहाँ पे, तो इसमें मुझे पॉइंट्स ज्वाइन करने पड़ते हैं एक इक्वेशन के मुताबिक या डेटा टेबल के मुताबिक, तब जाके मैं कोई ग्राफ बना सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इज रिप्रेजेंट्स मैथमेटिकल रिलेशन, क्योंकि इसमें डेटा टेबल दिया गया है, ये किसी इक्वेशन को फॉलो करता है, कोई खास ऑर्डर को फॉलो करता है, नॉर्मली हम इसको नहीं बना सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैथमेटिकल रिलेशनशिप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कितना इसमें क्लासेस में चेंज आता है, कितनी फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है, उस हिसाब से ड्रा किया जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसमें इस चीज़ का कोई रिलेशनशिप वगैरह नहीं, कोई मैथमेटिकल रिलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी शख्स को यहाँ पे बना दिया, इस तरह है कोई शख्स, ठीक है, इस तरह आपने उसको बना दिया, ये डायग्राम है एक। ठीक है, इसके लिए आपको कोई मैथमेटिकल इक्वेशन की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, मीडियन मोड एक्स्ट्रा कैन बी डिटरमाइंड। इससे जो हमारे पास ग्राफ आ गया, इससे हम मीडियन मोड एक्स्ट्रा और बहुत सारी चीज़ें यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू बनाया गया है। लेकिन यहाँ पे ऐसी चीज़ें आप यहाँ से कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, आप यहाँ से ऐसी चीज़ें डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको आपने ऐसे रफली बना दिया किसी भी तरीके से। चलिए, अब हमारे पास जो प्रोसीजर है कंस्ट्रक्ट करने का, ग्राफ किस तरह से बनाते हैं, उसमें हमारे पास कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो हम देखेंगे किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है एक ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करते समय, या जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना होगा। सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा, हमारे पास दो एक्सिस होती है। जब हम 2D में कोई ग्राफ बनाते हैं, 2 डायमेंशनल में हम कोई ग्राफ बनाते हैं, तो हमारे पास दो एक्सिस होता है। दिस इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस, इट्स आल्सो कॉल्ड समटाइम्स एब्सिसा, इसको कभी कभी एब्सिसा भी कहते हैं। दूसरा रहता है हमारे पास वाई एक्सिस, जो हमारे पास वर्टिकल एक्सिस होता है, इसको हम वाई एक्सिस, कभी कभी इसको हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। वाई एक्सिस इज आल्सो कॉल्ड ऑर्डिनेट एंड एक्स एक्सिस इज आल्सो कॉल्ड एब्सिसा। एक्स, ठीक है, ठीक है, एक्स मीन्स एब्सिसा एंड वाई एक्सिस मीन्स ऑर्डिनेट। क्लियर, हमारे पास ये जो मेरे पास एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, इसमें मेरे पास 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं। देखिए, ये एक दूसरे को इंटरसेप्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इंटरसेक्ट करते हैं यहाँ पे। तो जब मेरे पास मेरे दो एक्सिस यहाँ पे इंटरसेप्ट हो गए, ये पॉजिटिव एक्सिस है वाई एक्सिस की, ये नेगेटिव है, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव एक्सिस है, ये नेगेटिव है, याद रखिएगा इसको। तो मेरे पास पहला जो क्वाड्रेंट बनता है, इसको हम क्वाड्रेंट 1 कहते हैं, ये क्वाड्रेंट 2 है, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। क्लियर, ये है, इसी पे मैं ग्राफ ड्रा कर सकता हूँ, चाहे वो ऊपर जाए ग्राफ या नीचे जाए, इसी पे मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ। ये मेरे पास रेफरेंसेस पॉइंट्स होते हैं, ये मेरे पास ओरिजिन होता है 0 0। तो यहाँ से मैं अगर आगे जाऊँ तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। क्लियर, चलिए आगे जब हम इसको पढ़ेंगे आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। बहरहाल हमें इसमें ज़्यादा डीप भी नहीं जाना है, जितना हमें पढ़ना है उतना ही मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो आपको स्केल का ख्याल रखना होगा, यू हैव टू यूज़ द अप्रोप्रिएट स्केल। फॉर एग्जांपल, आपने ग्राफ ड्रा किया, आपने 1 सेंटीमीटर में यहाँ पे 1 मीटर को रिप्रेजेंट किया, ठीक है, हर 1 सेंटीमीटर 1 मीटर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आपको थ्रू आउट जो है यूनिफॉर्म रखना होगा, हर जगह 1 सेंटीमीटर 1 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ऐसा नहीं है आगे आप 2 सेंटीमीटर से 1 मीटर को रिप्रेजेंट करेंगे तो पूरा स्केल जो है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको अप्रोप्रिएट स्केल का यूज़ करना होगा, यानी कि ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखना होगा साइज़, ताकि वो ग्राफ पेपर से बाहर हो जाए, उस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा जब भी आप स्केल का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट इज हेडिंग शुड बी सूटेबल एंड प्रिसाइज हेडिंग। सूटेबल और प्रिसाइज हेडिंग होनी चाहिए। जब भी हम ग्राफ डिज़ाइन करते हैं, उसके ऊपर हमने नाम लिखना है कि ये ग्राफ किसके रिलेटेड है, किस डेटा के रिलेटेड है, ये ग्राफ जो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की है। तो यहाँ पे ये जो टाइटल हमने ऊपर लिखा है उसे हम हेडिंग कहते हैं। तो ये हमारे पास एक तो सूटेबल होना चाहिए, इसी डेटा के रिलेटेड होना चाहिए, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और प्रीसाइज, ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए टाइटल, ठीक है, और ज़्यादा ये कंफ्यूजिंग भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करें इस डेटा को जिसके मुतालिक ये हमने ग्राफ बनाया हुआ है। क्लियर, नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर इंडिकेशंस। फॉर एग्जांपल, जब मैंने ग्राफ डिज़ाइन किया, यहाँ पे मेरे पास एक से ज़ायद ग्राफ आते हैं, 2-3 ग्राफ्स आते हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर इंडिकेशंस हमें यूज़ करने होंगे। 1 कर्व
प्रॉपरली डिफरेंशिएटेड, मोर देन वन कर्व प्रॉपरली डिफरेंशिएटेड। यहाँ एक कर्व दूसरे कर्व के ऊपर ऐसा ओवरक्राउडेड नहीं होना चाहिए ताकि मुझे समझ ही ना आ जाए। इसलिए यहाँ पे कर्व्स को हम अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करें ताकि एक कर्व दूसरे कर्व से अलग हो जाए। तो प्रॉपर इंडिकेशंस होने चाहिए। इसको मैं कर्व 1 रख सकता हूँ नाम, इसका कर्व 2, कर्व 3, ठीक है, ताकि अच्छी तरह से ये अलग अलग होके इनको हम अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करें। तो प्रॉपर इंडिकेशंस होने चाहिए। या हम इनमें कलर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉल्स बेस लाइन। देखिए यहाँ पे आपको समझना होगा और ये चीज़ याद रखना होगा, इट्स ऑन वाई एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वाई एक्सिस है, या मैंने आपको ऑलरेडी बताया ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये मेरे पास जो ऑरिजिन है ये हम इसको 0 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं हम, दूसरा नाम एब्सिसा। वाई एक्सिस का दूसरा नाम क्या है, ऑर्डिनेट। चलिए, जब मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रा किया, जैसे मेरे पास ऐसे ग्राफ आ गए, ठीक है, ये मेरे पास ग्राफ आ गया कोई। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है, ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब देख लीजिए ये जो वाई एक्सिस का वैल्यू आ गया ना, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक, ये हमें किसी चीज़ की ज़रूरत, इस चीज़ की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको हम कभी कभी फॉल्स बेस लाइन कहते हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को। फॉल्स बेस लाइन ये अक्सर वाई एक्सिस पे होता है। क्लियर? जब हमारी ग्राफ थोड़ा सा वाई एक्सिस से ऊपर स्टार्ट होता है तो नीचे जो वाई एक्सिस का वैल्यू आ जाता है, इससे हम कहते हैं फॉल्स बेस लाइन। याद रखिएगा यहाँ ये पॉइंट, इट्स ऑलवेज ऑन वाई एक्सिस। नेक्स्ट इज इंडेक्स। जब भी हम ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हमें इंडेक्सेस का यूज़ करना चाहिए, यानी कि लाइंस, कलर्स वगैरह हमें अलग अलग इस्तेमाल करना चाहिए ताकि अच्छी तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम दिखा सके, ठीक है, एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में आ जाए। फॉर एग्जांपल हमने राइस का ग्राफ बना दिया इस तरह से, फॉर एग्जांपल कितने सालों में कितना प्रोडक्शन हो गया, और हम वीट का यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हम फॉर एग्जांपल दूसरा कलर यूज़ कर सकते हैं। जिसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये मैंने ग्राफ यहाँ पे बना दिया, ठीक है, ये राइस के लिए है। अब मैं वीट के लिए बना रहा हूँ तो मैं कोई और कलर लेके इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये अच्छी तरह से प्रेजेंटेबल फॉर्म में होना चाहिए, इसे हम कहते हैं इंडेक्स। नेक्स्ट है हमारे पास डेटा टेबल। जब भी हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो हमारे पास एक डेटा सेट दिया गया है, तो इसी डेटा के हिसाब से हम ये यहाँ पे ग्राफ डिज़ाइन करते हैं। जब हम आगे ग्राफ डिज़ाइन करेंगे तब आपको मैं बताऊंगा कि डेटा टेबल हम किसको कहते हैं। ये इससे हमें फुल नॉलेज मिलता है किसके बारे में, डेटा के बारे में। ग्राफ हमें एग्जैक्ट नॉलेज नहीं देता है डेटा के बारे में, लेकिन ये डेटा टेबल जो हमारे पास होता है, डेटा टेबल से हमें एग्जैक्ट नॉलेज मिलता है डेटा के बारे में। नेक्स्ट इज ड्राइंग लाइन और कर्व, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। जब भी हम लाइन या कर्व को ड्रा करते हैं तो हम पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, अगर मैंने इनको फ्री हैंड से बना दिया तो ये मेरे पास कर्व बन जाता है, लेकिन अगर मैंने स्केल का यूज़ किया तो यहाँ मेरे पास लाइन्स बन जाते हैं। नेक्स्ट इज पेपर साइज, ठीक है, इन चीज़ों को आप जहन में रखिएगा क्योंकि इनमें से हो सकता है कभी क्वेश्चन पूछा जाए, तो इन चीज़ों को आप अच्छी तरह से जहन में रखिएगा। पेपर साइज़ क्या होना चाहिए, यानी कि अप्रोप्रिएट पेपर साइज़ ऑफ ग्राफ। ये जो मैं ग्राफ पेपर मेरे पास होता है, ना तो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटा। ऐसा ना हो कि मैंने बहुत बड़ा ग्राफ पेपर बना लिया है लेकिन इसमें मैंने छोटा सा ग्राफ बना दिया है यहाँ पे, ठीक है, या मेरे पास एक छोटा सा ग्राफ पेपर है लेकिन मैंने ग्राफ बहुत बड़ा बनाया, ये ग्राफ इस पर फिट नहीं आता है। तो ग्राफ पेपर जो आप यूज़ कर रहे हैं उसका पेपर साइज़ का भी आपका ख्याल होना चाहिए, ये अप्रोप्रिएट पेपर साइज होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड बॉटम टू टॉप। जब भी हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो हम जाएंगे लेफ्ट टू राइट, ठीक है, या अगर हम ऊपर से ड्रॉ कर रहे हैं तो वी विल गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ग्राफ ड्रा करते समय जब भी हमें ज्वाइन करना होगा पॉइंट्स को, याद रखिएगा वी विल गो इधर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर वाई एक्सिस की तरह हमारा ग्राफ बनता है वी विल गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप। याद रखिएगा यहाँ पे बॉटम टू टॉप। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी होगी, जो आपको जहन में रखनी होगी वाइल कंस्ट्रक्टिंग द ग्राफ। फिर से एक बार इनका थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। सबसे पहले हमें स्केल का अप्रोप्रिएट यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट इज हेडिंग सूटेबल और प्रिसाइज होना चाहिए। उसके बाद हमें प्रॉपर इंडिकेशंस का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट इज इस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉल्स बेस लाइन, जिसमें हमें वाई एक्सिस का जो फॉल्स बेस होता है उसको रिप्रेजेंट करता है फॉल्स बेस लाइन, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडेक्स, कलर्स और लाइंस वगैरह का इस्तेमाल होना चाहिए ताकि अच्छी तरह से इंडिकेट हो जाए। नेक्स्ट इज डेटा टेबल, डेटा टेबल जिससे हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, उससे हम कहते हैं डेटा टेबल, और ये हमारे पास फुल नॉलेज देता है डेटा के बारे में। ड्राइंग लाइंस और कर्व्स, जब भी हम लाइंस और कर्व्स को ड्रॉ करते हैं तो हमें हमेशा
पॉइंट्स को ज्वाइन करना चाहिए। कंसेक्यूटिव पॉइंट्स जो हमारे पास होते हैं उनको हम ज्वाइन करेंगे, उसके थ्रू ही हमारे पास ग्राफ आ जाता है। पेपर साइज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ना ही ज़्यादा बड़ा और ना ही छोटा। नेक्स्ट इज व्हेन वी आर गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ, व्हेन वी आर गोइंग टू ज्वाइन द पॉइंट्स, ईदर वी शुड गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और वी शुड गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ये थी हमारे पास कुछ चीज़ें। अब एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें जो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है। यहाँ पे मैंने आपको बताया फॉल्स बेस लाइन। जब वाई एक्सिस में ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे अगर मेरे पास ये जो बेस बच जाता है वाई एक्सिस का यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम कहते हैं फॉल्स बेस लाइन। ठीक है, ये वाई एक्सिस में आता है। लेकिन कभी कभी ये फॉल्स बेस लाइन एक्स एक्सिस में भी आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो मेरे पास बेस बच जाता है, इसको हम फॉल्स बेस लाइन नहीं कहते हैं, बल्कि हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से एक कोन की सूरत में। इसको हम फॉल्स बेस लाइन नहीं कहते हैं, बल्कि हम इसको किंक्ड लाइन कहते हैं, KINKED, किंक्ड लाइन। ये यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, ठीक है, किंक्ड लाइन इसको कहते हैं, KINKID, किंक्ड लाइन, बट इट्स ऑन एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस पे हमारे पास फॉल्स बेस लाइन है उसको हम किंक्ड लाइन कहते हैं, अगर वाई एक्सिस में है उसे हम फॉल्स बेस लाइन कहते हैं। क्लियर? ये दो चीज़ों को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको अच्छी तरह से जहन में रखिएगा। चलिए, अब हमारे पास ये जो फ्रीक्वेंसी डायग्राम है, किस किस तरह के हमारे पास फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स हैं और कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी और कहाँ से पूछे जा सकते हैं, वो हम देखेंगे। फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स जो हमारे पास होते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होती है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग ग्राफ्स, तो हम इनको ग्राफ्स की सूरत में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि डायग्राम्स की सूरत में तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डायग्राम्स जो हमारे पास होते हैं उसमें ग्राफ पेपर्स का इस्तेमाल नहीं होता है। यहाँ पे हम ग्राफ्स की सूरत में रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, उन्हीं को हम फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स भी कभी कभी कहते हैं। देखिए, आप यहाँ पे पूछ सकते हैं सर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ग्राफ्स क्यों नहीं है। पहले पहले जो नाम इस्तेमाल किए जाते थे ना, वो ज़्यादातर मिसनोमर है, नाम दिया गया तो दिया गया, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ग्राफ्स होना चाहिए, लेकिन कहते हैं इनको फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स, क्योंकि ये डायग्राम्स नहीं होते हैं बल्कि ये ग्राफ्स होते हैं, इसलिए इनका नाम फ्रीक्वेंसी ग्राफ्स होना चाहिए। अब दिया गया है नाम तो मिसनोमर ही रहा। ठीक है, किसी को गुल्लू मुल्लू कहते हैं ना बचपन में, तो उसका नाम ही वो रहता है फिर गुल्लू मुल्लू, हालांकि वो नाम सही नहीं होता है बोलने में भी, लेकिन रखा गया नाम तो रखा गया, उसको हम मिसनोमर कहते हैं। इसी तरह ये मिसनोमर है, लेकिन यहाँ से रिप्रेजेंट डायग्राम्स नहीं होती हैं बल्कि ग्राफ्स रिप्रेजेंट होती हैं। चलिए, पहला हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी ग्राफ है वो है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है? टू डायमेंशनल डायग्राम सेट ऑफ रेक्टेंगल विद बेस एज द इंटरवल बिटवीन क्लास बाउंड्रीज। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है, टू डायमेंशनल डायग्राम होती है। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो हमारे पास डेटा टेबल होता है वहां से हम ग्राफ बनाते हैं, ये होता है डेटा टेबल, जिसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते थे पहले। मेरे पास यहाँ पे इक्वल क्लासेस है, अगर आप देखेंगे हर एक क्लास जो मेरे पास है इसको हम क्या कहते हैं, लोअर लिमिट याद है, इसको हम अपर लिमिट कहते हैं। यहाँ पे अगर आप किसी भी क्लास में जाएंगे तो इनमें डिफरेंस आपको सिर्फ 5-5 का डिफरेंस मिलेगा, देख लीजिएगा। हर एक जो आपके पास क्लास है इसमें खाली 5-5 का डिफरेंस है, जिसमें सेम डिफरेंस हो थ्रू आउट, उनको हम इक्वल क्लासेस कहते हैं। पहले हम हिस्टोग्राम देखेंगे इक्वल क्लासेस के लिए। क्लियर? तो इक्वल क्लासेस में कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं हिस्टोग्राम के लिए? मैंने आपको बोला जो हमारे पास ग्राफ्स होते हैं इनमें लाइंस भी हो सकती हैं, इनमें कर्व्स भी हो सकती हैं, लेकिन हिस्टोग्राम में हम लाइंस का यूज करते हैं। पहली चीज जो और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी होगी, हिस्टोग्राम इज नॉट ड्रॉन फॉर डिस्क्रीट डेटा। हिस्टोग्राम डिस्क्रीट डेटा का के लिए यूज नहीं किया जाता है, खाली हिस्टोग्राम कंटिन्यूस डेटा के लिए ही यूज किया जा सकता है, whether it may be equal classes और unequal classes, बट यहाँ पे खाली कंटिन्यूअस डेटा जब हमारे पास होता है तभी हम हिस्टोग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, पहले जाते हैं हम इक्वल क्लासेस पे। अगर आप देखेंगे इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में या इस डेटा टेबल में, यहाँ पे हर एक क्लास में जो डिफरेंस होगा, क्लास डिफरेंस, वो 5-5 का होगा। अगर आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे हर एक क्लास में द डिफरेंस इज सेम, दैट्स द रीजन इट्स कॉल्ड इक्वल क्लास। जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे हिस्टोग्राम में तो किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, देख लीजिए, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। यहाँ मैंने 5-5 को रिप्रेजेंट किया है, 5, 10, 15, 20, 25। इस साइड से मैं मार्क्स को रिप्रेजेंट करता हूँ,
एक्स एक्सीज पे, लेकिन वाई एक्सीज पे ये जो मेरे पास वाई एक्सीज है, ये जो मेरे पास ऑर्डिनेट है, इस पे मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देख लीजिए, पहले केस में, पहले क्लास में अगर हम देखेंगे तो 0 to 5 जिनके मार्क्स है 0 to 5, उनका तादाद कितना है 20, तो उनका तादाद 20 पे मैं एक लाइन डालूंगा और इसको 5 तक एक रेक्टेंगल बन जाएगा मेरे पास। क्लियर। नेक्स्ट 5 to 10 देख लीजिए, 5 to 10 इनके जो इनके मार्क्स है वो हमारे पास कितने स्टूडेंट्स है, 30 स्टूडेंट्स। 5 to 10 हमारे पास 30 स्टूडेंट्स है, 5 to 10, और फिर देखेंगे यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स है हमारे पास, तो इसको ड्रॉ करेंगे। ये कंटिन्यूस रहता है, हिस्टोग्राम कंटिन्यूस रहता है, इसमें गैप नहीं रहता है, इसलिए मैंने बोला ये डिस्क्रीट डेटा के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, इट्स ओनली यूज्ड फॉर कंटिन्यूस डेटा। नेक्स्ट हमारे पास 10 से 15 जो है उनका काउंट कितना है 10, तो उनका काउंट 10 है, 10 यहाँ से लाइन ड्रा करेंगे और इसके साथ ज्वाइन करेंगे तो और एक रेक्टेंगल बनेगा। इसके बाद 15 से 20 जाएंगे और इनका कितना तादाद है 40, तो 40 पे एक लाइन डालेंगे और एक और रेक्टेंगल बन जाएगा हमारे पास। इसके बाद 20 to 25 जिनके मार्क्स है वो मेरे पास 50 स्टूडेंट्स है, तो ये 50 स्टूडेंट्स आ गए। इसको हम कहते हैं हिस्टोग्राम। ठीक है, मैंने ऊपर इसका टाइटल दिया है हिस्टोग्राम ऑफ स्टूडेंट मार्क्स। हिस्टोग्राम किसका है, ये स्टूडेंट मार्क्स का। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे याद रखना होगा, यहाँ पे मेरे पास इक्वल क्लासेस है। जब आपके पास इक्वल क्लासेस है, आपके पास ये जो विड्थ है रेक्टेंगल्स का, ये विड्थ सेम होगी। देख लीजिए, विड्थ सेम होगी हर एक जगह। इन केस ऑफ इक्वल क्लासेस इन हिस्टोग्राम द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल। क्लियर। अब हम जाते हैं अनइक्वल क्लासेस पे, लेकिन यहाँ भी कंटिन्यूस डेटा है हमारे पास। देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास अनइक्वल क्लासेस है ज़रूर, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कंटिन्यूस डेटा है। 0 to 5 इसमें से गैप 5 का है, 5 to 15 इसमें गैप 10 का है, 15 to 20 इसमें 5 का गैप है, 20 to 30 इसमें गैप 10 का है, 30 to 35 इसमें गैप 5 का है। इसमें गैप जो है क्लास इंटरवल जिसको हम कहते हैं वो फ्लक्चुएट होता है। ठीक है, जब आपके पास गैप यानी क्लास इंटरवल फ्लक्चुएट होता है उनको हम कहते हैं अनइक्वल क्लासेस। जब हमारे पास अनइक्वल क्लासेस होते हैं डेटा टेबल में, तो यहाँ पे आपके पास जो हिस्टोग्राम बन जाता है, इनमें रेक्टेंगल्स की विड्थ जो है वो डिफरेंट होगी। देख लीजिए, पहले केस में 0 to 5 मार्क्स जिन स्टूडेंट्स के हैं वो है मेरे पास 20 स्टूडेंट्स। पहले हम 20 पे रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ से जाएंगे नीचे 0 to, देख लीजिए यहाँ मेरे पास मैंने 10 का गैप लिया हुआ, 10 20 30 40। ठीक है, 30 और 40। अब इनके बीच मैंने छोटा सा लाइन डाला है, इसको मैंने 5 से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ तक 10 है, यहाँ तक 20 है, यहाँ तक 30 है और ये 40। ठीक है, लेकिन इनके बीच मैंने, क्योंकि मैंने गैप लिया है 5 का भी, तो यहाँ पे मैं छोटा छोटा इनके बीच में एक मिड पॉइंट डाल देता हूँ, वो मुझे 5 और प्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब ये मेरे पास 5 बन जाता है, 10 15 20 25। ठीक है, 25 30 35 और 40। क्लियर। इसी तरह यहाँ पे मैंने 10 का गैप लिया, 10 20 30 40। क्लियर। अब हम जाते हैं पहले क्लास में। 0 to 5 जिनके मार्क्स है वो मेरे पास 20 स्टूडेंट्स है, तो 20 स्टूडेंट्स है तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा। कितना है मार्क्स 0 to 5, तो 0 to 5 जाऊंगा मैं, ये मेरे पास एक रेक्टेंगल बन जाता है। दूसरा 5 to 15, 5 to 15 जाएंगे, ये 5 to 15 गए हम, और इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 30, तो एक और रेक्टेंगल बन जाएगा। देख लीजिए इसकी विड्थ बढ़ गई, क्योंकि इसमें जो क्लास इंटरवल है वो बड़ा है एज कंपेयर टू द फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट जाते हैं 15 to 20, यहाँ पे खाली गैप कितना है 5 का, तो 15 to 20 जाते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 10 ही है, तो 10 पे एक और लाइन डाल देते हैं, ये हमारे पास और एक रेक्टेंगल बन जाता है। इसके बाद हम जाएंगे 20 to 30, 10 का गैप आ गया फिर से, तो 20 to 30 जाते हैं। यहाँ पे काउंट कितना है 40, तो 40 है, इसको हम फिर से ड्रॉ करेंगे एक रेक्टेंगल। इसी तरह हमारे पास 30 to 35 जो आता है वो हमारे पास 10। यहाँ पे अगर आप देखेंगे विड्थ रेक्टेंगल्स की वो कम और बढ़ती जा रही है, कभी कभी कम हो जाती है, कभी बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ पे अनइक्वल क्लासेस है। क्लियर। In case of histogram, when there are unequal classes, you have to remember one thing, that their rectangular width can increase or decrease as per the class size. Clear? तो ये जो हमारे पास हिस्टोग्राम है, इसमें आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी होगी। एक ये कि इट्स ओनली यूज्ड फॉर कंटिन्यूस डेटा, दूसरा ये कि इसमें अनइक्वल क्लासेस और इक्वल क्लासेस भी हो सकते हैं। इफ देयर आर इक्वल क्लासेस, देन द साइज ऑफ द रेक्टेंगल्स विल बी सेम, द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल्स विल बी सेम। इन case of unequal classes, in case of unequal classes the width of rectangles will differentiate। ठीक है, इसमें अलग अलग
विड्थ होगी रेक्टेंगल्स की। क्लियर। यहाँ पे मैंने इसका जो टाइटल दिया है हिस्टोग्राम स्टूडेंट मार्क्स। क्लियर। तो यहाँ से हम इसको अनइक्वल क्लासेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये थी कुछ चीज़ें हिस्टोग्राम के बारे में। हिस्टोग्राम में आपको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इक्वल क्लास और अनइक्वल क्लास को। इसमें अगर आप अब कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप अच्छी तरह से इसको जहन में रखिएगा, इसको रिवाइज कीजिएगा। अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है दोबारा से आप रिपीट कीजिए मेरे इस वीडियो को, तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास बार डायग्राम। बार डायग्राम क्या होता है, अब फर्क क्या है हिस्टोग्राम और बार डायग्राम में, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले बार डायग्राम क्या होता है, बार्स आर आर्बिट्ररी विड्थ। ये जो हमारे पास बार डायग्राम होता है इनमें आर्बिट्ररी विड्थ होता है। ठीक है, इसमें हमारी विड्थ हिस्टोग्राम की तरह एज पर क्लास इंटरवल नहीं होती है, बल्कि यहाँ पे आर्बिट्ररी विड्थ होती है। कुछ भी विड्थ हम रख सकते हैं अपने हिसाब से, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। आर ड्रॉन टू रिप्रेजेंट द डेटा, हम किसी भी विड्थ के बार्स ड्रा कर सकते हैं, लेकिन हाइट इनकी एज पर द गिवन डेटा ही होती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इज ड्रॉन फॉर बोथ डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस डेटा। यहाँ पे जो हमारे पास बार डायग्राम होता है ये डिस्क्रीट डेटा के लिए भी डिस्क्रीट डेटा को भी रिप्रेजेंट करता है और कंटिन्यूअस डेटा को भी रिप्रेजेंट करता है। लेकिन हिस्टोग्राम किसको रिप्रेजेंट करता था, ओनली कंटिन्यूअस डेटा। ये यहाँ पे याद रखना होगा। नेक्स्ट, सम स्पेस हैज टू बी लेफ्ट बिटवीन द कंसेक्यूटिव बार्स। जब हम बार्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पेपर में, यहाँ पे हमें छोटी छोटी स्पेसेस रखनी होगी बार्स को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने के लिए। लेकिन हिस्टोग्राम में क्या होता था, वहाँ पे कोई भी गैप नहीं रहता था, कोई भी स्पेस नहीं रहता था बिटवीन द रेक्टेंगल्स। क्लियर। चलिए अब हम देखेंगे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ली है, प्रोडक्शन ऑफ राइस इन जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम 1997 टू 2004। 1997 से लेकर 2004 तक प्रोडक्शन ऑफ राइस क्या रहा जम्मू एंड कश्मीर में, तो उसको हम बार डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए पहले हम देखते हैं, ये हमारे पास डेटा टेबल है। 97 में कितना 10 टन्स, 1990 मैंने रफ डेटा लिया हुआ, 1998 में 20 टन्स, 1999 में 30 टन्स, और इसी तरह कभी ये कम होता गया कभी बढ़ता गया। अब हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे बार डायग्राम में। बार डायग्राम में मैंने पहले क्या लेना है, ये देखना होगा प्रोडक्शन क्या है, तो 10, 20, 30, 40, ठीक है, इस तरह से हमने लिया हुआ है। पहले हम देखेंगे 97 में क्या प्रोडक्शन था, तो 97 में हमारे पास प्रोडक्शन था 10, तो ये मेरे पास 10 पे मैंने एक लाइन डाल दी, और इसके लिए मैं एक रैंडम साइज का बार यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, लेकिन ये जो हम साइज रखते हैं बार का, विड्थ रखते हैं, ये हमें यूनिफॉर्म रखना चाहिए ताकि एक अच्छा सा रिप्रेजेंटेशन बने बार डायग्राम का। इसको चेंज नहीं, इसका विड्थ हम चेंज नहीं कर सकते, बल्कि इसकी हाइट एज पर प्रोडक्शन ही होगी, लेकिन इसकी विड्थ हम सेम रखेंगे थ्रू आउट। क्लियर। देख लीजिए दूसरा हमारे पास केस आ जाता है 1998 में। 1998 में क्या हो जाता है हमारे पास, तो 20 है हमारा यहाँ पे प्रोडक्शन, तो 20 पे एक लाइन ड्रा करेंगे और एक और बार यहाँ पे हमने ड्रा किया। 1999 हमारे पास एक और ईयर आ जाता है, तो 1990 में क्या है 30 टन्स, तो 30 टन्स पे हमने एक लाइन ड्रा कर दी और एक और बार हमने यहाँ पे ड्रा किया। 2000 में क्या होता है, 2000 में हमारे पास प्रोडक्शन आ गई 15, तो 15 पे हमने एक लाइन यहाँ पे ड्रा किया, ये हमारे पास 15, तो 15 पे हमने लाइन ड्रा किया और एक बार बना दिया। देख लीजिए यहाँ पे जब मैं ईयर्स को रिप्रेजेंट करता हूँ तो उनके मिड वैल्यू के आसपास मैं एक बार यहाँ पे खड़ा कर देता हूँ, तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम बार डायग्राम कहते हैं गाइस। अब आपने देखा कि हिस्टोग्राम में कंटिन्यूअसली ये हमारे पास रेक्टेंगल्स एक दूसरे से मिले हुए थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बार्स अलग अलग रहती है, इनके पास इनके दरमियान स्पेसेस रहती है। क्लियर। यहाँ पे मैंने इसका टाइटल दिया हुआ है बार डायग्राम प्रोडक्शन ऑफ राइस। क्लियर। इसलिए मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाता है, इसके आसपास कुछ कोई टिपिकल पॉइंट पूछा जाएगा, तो आपको वो चीज़ आंसर कर सकते हो एटलीस्ट आप। नेक्स्ट है हमारे पास बाकी चीज़ें जो जिसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वगैरह आ जाता है, वो हम आगे देखेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वगैरह क्या होता है, वो फ्रीक्वेंसी कर्व्स वगैरह क्या होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम वो कंप्लीट करेंगे, और इसके साथ ही आपका ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारा रहता है मेजर सब सेंट्रल टेंडेंसी, वो हम आगे वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। लेकिन ये चीज़ें आप इंपॉर्टेंट रख लीजिए, याद रख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने जिन चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है, जिन चीज़ों को मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, उनको आपको अच्छी तरह से याद रखना होगा। पहली बात, ये आर्बिट्ररी यहाँ पे विड्थ होता है, ठीक है, यहाँ पे एज पर डेटा टेबल हमारी विड्थ नहीं रहती है। दूसरा, इट इज़ मेड फॉर बोथ डिस्क्रीट एज वेल एज कंटिन्यूस डेटा। तीसरा ये कि इसमें स्पेसेस रहती है बिटवीन द कंसेक्यूटिव बार्स। क्लियर। ये थी कुछ चीज़ें बार डायग्राम और हिस्टोग्राम के बारे में। हो सकता है कुछ कभी इसमें से क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से
आंसर कर सकते हैं। अब आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। कल के लेक्चर में हम इस टॉपिक को भी कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम कुछ एमसीक्यूज लेके आ जाएंगे और फिर हम मूव करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिएगा। ओके बाय।